व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया है कंप्लीट। अब बारी है मार्केटिंग करने की। मार्केटिंग चैप्टर उससे डबल लेंथ का चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो ये होगा बच्चों दो पार्ट्स में। कोशिश करेंगे अगर वन शॉट भी हो सके तो वन शॉट कर दूंगा, अदरवाइज दो पार्ट्स में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और सीखते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो दो शब्दों से जुड़ के बनाए, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब तो आपको सबको पता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन, सही से काम करवाना, जिसका मेन एम है अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बिल्कुल करेक्ट है। तो अब मार्केटिंग के काम को, यानी कि बाजार में मेरा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, कैसे उसका एडवर्टीजमेंट होगा, कैसे बिकेगा, क्या डिस्काउंट दूंगा, क्या आफ्टर सेल सर्विसेज दूंगा, तो मार्केटिंग में ना बच्चों बहुत कुछ आ जाता है। हम लोग यूजुअली मार्केटिंग को ना सेलिंग से कंफ्यूज करते हैं। सेलिंग एक नॉर्मल बेचना है, बस माल बेचना इज सेलिंग। मार्केटिंग तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है, रिसर्च एंड डेवलप करना, मार्केट के बारे में थियरी देखना कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, डिमांड सप्लाई को समझना, फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना, फिर प्रोडक्ट का ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग देखना, फिर उसके बाद प्राइस के बारे में सोचना। तो बहुत कुछ बच्चों मार्केटिंग में आता है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सेलिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इतने बड़े कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट की जरूरत तो पड़ेगी, वही हम यहाँ पे मेनली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आ रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट है क्या। इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मार्केट। मार्केट से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज है सबको मैनेज करना मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल क्यों? क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है। सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, जिसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स हो, चाहे एक इंसान हो, चाहे पूरा ग्रुप ऑफ पीपल हो, उनको वो मिल जाना चाहिए व्हाट दे नीड एंड वांट। दे ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू, कैसे? आप क्रिएट करो, ऑफर करो, एक्सचेंज करो प्रोडक्ट्स जो सामने वाले को वैल्यू दे। जैसे आपको बिजनेस स्टडीज समझना है तो ये वीडियो आपको वो वैल्यू दे रहा है ना, तो ये भी मार्केटिंग में आ जाएगा, ये भी मार्केट के अंदर हो रहा है, ये भी तो एक सर्विस है, राइट। तो जिसको जो भी चाहिए वो आपको अवेलेबल कराना है, ये पूरा मार्केटिंग का पार्ट बन जाता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, सबसे पहले क्या आएगा? नीड्स एंड वांट्स। लोगों की नीड्स पे काम करो, लोगों की वांट्स पे काम करो। नीड मतलब मुझे वो कोई चीज की जरूरत है, वांट मतलब मुझे कोई चीज चाहिए, बस जरूरत चाहे ना हो, बस मुझे अच्छी लगी और मुझे चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा वांट। नीड मतलब जरूरत। बाजार में दोनों प्रकार के कस्टमर हैं, कुछ जरूरत की वजह से चीजें खरीद रहे हैं, कुछ सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। तो आपको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स दोनों को ही सेटिस्फाई करना है। देन क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब आपको एक पूरा ऑफरिंग तैयार करना है। ऑफरिंग का मतलब बच्चों की आपके प्रोडक्ट के अंदर वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर दे। अब जैसे मुझे पढ़ाने के लिए कैमरा चाहिए था, तो कैमरे के साथ बैटरी भी चाहिए, भाई बैटरी डाउन हो जाएगी तो फिर नई बैटरी चाहिए ना, तो बैटरी भी चाहिए, एडिशनल चार्जर भी चाहिए, उसको चार्ज करने के लिए एक मेमोरी कार्ड भी चाहिए, है ना, माइक भी चाहिए। तो आजकल कंपनीज क्या करती हैं? क्रिएटर्स एडिशन बनाने लगी हैं, बंडल, कि एक क्रिएटर को जो जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो एक प्रोडक्ट नहीं दे रहे, पूरा ऑफरिंग दे रहे हैं कि दिस इज अ कंप्लीट ऑफर जो आपके काम आएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, मार्केट ऑफरिंग मींस ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग, क्या बताएंगे? उसके फीचर्स, शेप, साइज, कलर एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल इफ द ऑफरिंग इज अ टीवी, तो अगर टीवी एक ऑफरिंग है तो टीवी के अलग अलग शेप्स, साइज, टेक्नोलॉजीज, प्राइजेस, अलग अलग चीजें बताई जाएंगी ताकि हर इंसान तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्शन तक पहुंचे, अलग अलग रेंज में होगी ऑफरिंग। जैसे गाड़ी आप देखते हो, गाड़ी सिर्फ एक ही गाड़ी होती है, अलग अलग मॉडल होते हैं जी, ये बेस मॉडल है, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है। तो पूरा ऑफर बना के रेडी रखते हैं कि किसी भी प्रकार का कस्टमर आए हम उसको अट्रैक्ट कर पाए। तो मार्केटिंग में नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, एक ऑफरिंग बनानी है, कस्टमर वैल्यू होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट शुड गिव कस्टमर द नीडेड वैल्यू। कस्टमर को लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरी जो नीड्स एंड वांट्स थी उसमें वैल्यू एडिशन हुआ, उसमें सफलता हुई। अब देखो मैंने वीडियो बना दी,
अगर इसने आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं करी ना तो आप देखोगे ही नहीं। आप लाइक नहीं करोगे, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप तभी करोगे अगर आपको लगेगा कि हाँ यार वैल्यू एडिशन हो रहा है हमारी लाइफ में, हमारे करियर में इन वीडियोस ने बहुत हेल्प करी है। तो आप बाजार में कुछ भी चीज लेके आओ, इट शुड ऐड वैल्यू, यूटिलिटी होनी चाहिए कस्टमर के अंदर, है ना। तो देखो बोल रहा है कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस ओनली व्हेन ही गेट सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट, उसको वैल्यू करेगा जिसमें उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। करेक्ट है ना बच्चों। उसके बाद एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करा है, चाहे वो नीड हो चाहे वो वांट हो, उसको आप कैसे एक्सचेंज करने वाले हो, आप किस चीज के बदले में, वो भी एक मैकेनिज्म पूरा सेट होना चाहिए। तो देखो बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मनी और मनीज वर्थ। भाई कैश लोगे, चेक लोगे, पेटीएम लोगे, जीपे लोगे, क्रेडिट कार्ड लोगे, डेबिट कार्ड लोगे, तो सिंपल सी बात होती है। तो एक्सचेंज एसेंस होता है मार्केटिंग का, इसके बिना मार्केटिंग नहीं हो सकती, राइट। तो पिलर्स क्या होते हैं एक्सचेंज के, क्या क्या रेडी होना चाहिए एक्सचेंज करने के लिए? कम से कम 2 पार्टीज, एक बायर और एक सेलर। उसके बाद कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। भाई अगर बाजार में सेलर है, सेलर को पैसा चाहिए, बायर को वो प्रोडक्ट चाहिए, राइट। उसके बाद कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दोनों पार्टीज फ्री हैं टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। उसके बाद हर पार्टी डिजायरेबल फील करती है एक दूसरे के साथ ऑफर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में, बिजनेस करने में। उसके बाद हर पार्टी कैपेबल है कम्युनिकेट करने की, बातचीत ओपन हो रही है, तो मार्केटिंग अच्छे से काम करती है। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद हमारे पास आ रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज। फिलॉसफीज का मतलब होता है बच्चों थॉट प्रोसेस। आप जब भी बाजार में जाओगे तो एक थॉट के साथ जाओगे, एक आइडिया के साथ जाओगे, एक थॉट प्रोसेस के साथ जाओगे। 5 थॉट प्रोसेस बच्चों टोटल हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला थॉट प्रोसेस होता है प्रोडक्शन फिलॉसफी या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझाता है कि बाजार के अंदर अगर तुम्हें प्रॉफिट बनाना है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट तो बनाना ही है ना, बिजनेस है, तो आपको अपनी कॉस्ट कम से कम रखनी पड़ेगी। अब कॉस्ट कम कब होती है? जब आप बल्क में चीजें बनाते हो, आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीजें बनाते हो। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपको यह समझाता है कि आप जो भी बनाओ बड़ी क्वांटिटी में बनाओ, उससे क्या होगा? आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। बड़ी क्वांटिटी में बनाओगे तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट कम होगा तो आप प्रॉफिट ज्यादा बना पाओगे। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस ऑन लोअरिंग द कॉस्ट बाय मींस ऑफ मास प्रोडक्शन। बल्क में काम करो। इट फोकसेस ऑन अफोर्डेबिलिटी, भाई सस्ता बनेगा तो अफोर्डेबल होगा कस्टमर के लिए भी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा। और हम ये समझते हैं कि इंडियन कस्टमर, स्पेशली इंडियन कस्टमर प्रेफर करता है लो प्राइस, उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है जो सस्ते में हो। ठीक हो गया। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस करेगा अफोर्डेबिलिटी पे, कॉस्ट कम करने में, प्रोडक्ट का प्राइस कम रखने में। सही है। दूसरा होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम बल्क में बनाए या ना बनाए, प्राइस कम रहे या ना रहे, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कुछ लोग इस फिलॉसफी के साथ बाजार में जाते हैं कि भले ही हमारा प्रोडक्ट महंगा है बट इससे अच्छी क्वालिटी नहीं हो सकती। तो इनका फोकस किस पे होता है? बाय मेकिंग प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी। ये हाई क्वालिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, नए नए फीचर होने चाहिए आपके प्रोडक्ट्स में, और उसके साथ साथ ये इस एजम्पशन पे चलता है कि देयर इज बेटर मार्केट एंड डिमांड फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मार्केट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा बिकता है। तो वन इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, अदर इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद तीसरा कौन सा आएगा? तीसरा आ गया बच्चे सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो नाम में ही है, सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कैसे भी करके माल को बेचो। हम बेचना चाहते हैं, सेलिंग बाय हुक और बाय क्रुक। आप एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्निक्स लगाओ, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करो, किसी भी तरीके से गिफ्ट्स दो, कस्टमर को अट्रैक्ट करो। दिस इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, ऐसी भी चीज खरीदवाओ जिसका कस्टमर का कोई इंटेंशन ही नहीं है। इवन व्हेन कस्टमर हैज नो इंटेंशन ऑफ बाइंग इट, आपको उसको बेचना है। फर्म रिलाइंग ऑन सेलिंग कॉन्सेप्ट, मेकिंग यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग, अच्छे अच्छे ऐड करो, परसुएशन टेक्निक्स, अट्रैक्ट करो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को, डिस्काउंट दो, ऑफर्स दो, गिफ्ट्स दो, किसी भी तरीके से। ठीक है। तो इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, सेल को प्रमोट करने के लिए बच्चों गिफ्ट्स देना, ऑफर्स देना, इसको हम सेल प्रमोशन बोलते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि कस्टमर को कन्विंस किया जा सके। उसके बाद
अट्रैक्ट करो, कन्विंस करो, प्रिज्यूम करो कस्टमर्स को ताकि वो आपका सामान खरीद सके। तो बाय हुक और बाय क्रुक प्रोडक्ट को आपको बेचना है। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सेलिंग हो गया। मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होगा? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होगा बच्चों कि देखो, आप सामान चाहे कितना ही अच्छा बना लो, कितनी ही कम कॉस्ट पे बना लो, कैसे भी बेचने का प्रयास कर लो, एक बार बेच लोगे कस्टमर दोबारा वापस नहीं आएगा। मार्केटिंग बोलता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करो। सस्ता होगा तब भी बिकेगा, महंगा होगा तब भी बिकेगा, सेलिंग टेक्निक्स लगाओगे तब भी बिकेगा, नहीं लगाओगे तब भी बिकेगा। योर फोकस शुड बी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, मेन चीज। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेज प्रोडक्ट शुड बी डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर नीड के हिसाब से, एंड ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड बेटर देन द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से बेहतर वे में आप कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करो। फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या क्या पिलर्स हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मार्केट को, कैसी मार्केट है, कैसा कस्टमर है, कस्टमर क्या चाहता है। दूसरा, नीड्स को समझो, वांट्स को समझो। तीसरा, प्रोडक्ट नीड्स के अनुसार बनाओ। चौथा, सेटिस्फाई करके दो टारगेट मार्केट की नीड्स को बेटर देन द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से अच्छा, आपके जैसा कोई काम कर ही ना पाए मार्केट में। और उसके बाद ये सब करो प्रॉफिट पे, तभी तो अल्टीमेट बिजनेस होगा, प्रॉफिट तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये होता है हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो हो रहा है, लेकिन अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो, फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो हो रहा है लेकिन आपने सिर्फ मशीनें लगा ली, लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया, लोग निकाल दिए, लेबर को निकाल दिया, यानी आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किल कर दी, तो आप सोसाइटी के लिए तो अच्छा नहीं कर रहे ना। तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है जो बोलता है ठीक है, मार्केटिंग करो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करो, इस कॉन्सेप्ट पे जाओ, लेकिन कुछ सोसाइटी के लिए भी करो, समाज के लिए भी करो। उसको हम क्या बोल देते हैं? सोसाइटल कॉन्सेप्ट। Along with satisfying the needs of the customer, companies should focus on social and environment also. The customer satisfaction must be within, पढ़ो जरा, within ethical, ecological aspects of our society. तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट में क्या होगा? कस्टमर का वेलफेयर, एथिकल बैलेंस बना के चलना, सोसाइटी में एथिकल वे में काम करना, इकोलॉजिकल वे में काम करना, एनवायरनमेंट को हार्म ना करना, और सोसाइटी के बारे में भी सोचना। तो इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा विद इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ द सोसाइटी। ठीक हो गया बेटा? तो 5 थॉट प्रोसेस, 5 मार्केटिंग के तरीके हो सकते हैं: प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल। ठीक है, बढ़िया सर। इनका एक डिफरेंस लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप रीड करोगे, सब पढ़ा दिया मैंने। ओके, बढ़िया सर। अब मार्केटिंग में एक मार्केटर क्या क्या करता है, मैंने आपको बताया ना, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो एक मार्केटर क्या क्या करेगा, कहां से मार्केटिंग शुरू होगी? तो देखो, सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है गैदर करो, यानी इकट्ठा करो, एनालाइज करो मार्केट इंफॉर्मेशन, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मार्केट रिसर्च करो, सोचो प्रोडक्ट के बारे में, क्या बाजार में नीड है, क्या बाजार में वांट है, मार्केट में क्या चल रहा है, उसको पूरा स्टडी करो, उसके बाद कोई प्रोडक्ट रेडी करो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस फंक्शन हेल्प्स द मार्केटर टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर क्या चाह रहा है, इस चीज को स्टडी करो, इसके बिना कुछ नहीं है। तो देखो, सिर्फ बेचनी नहीं है माल, पहले मार्केट रिसर्च करना है, उसके बाद मार्केट प्लानिंग करो। प्लानिंग का मतलब कि जो भी मेरे गोल सेट मैंने करे हैं, भाई मैं अपने प्रोडक्ट को कहां तक पहुंचाना चाहता हूं, उस गोल के लिए प्लानिंग करना कि कब क्या कैसे होगा, कितना पैसा चाहिए, कहां तक हमको पहुंचना है, कौन हमारे टारगेट कस्टमर है, किस डिजाइन का प्रोडक्ट होगा, किस प्राइस पे बेचेंगे, किस तरीके से उसका प्रमोशन करेंगे, वो सारी चीजें आप प्लान कर लो पेपर पे। तो R&D करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग के बाद क्या करना है, प्रोडक्ट का डिजाइन के बारे में सोचो, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बारे में सोचो, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या डिजाइन रहेगा, क्या डेवलपमेंट रहेगा उसका, उसके बारे में सोचो। जैसे लिखा हुआ है, व्हेन वी वांट टू बाय अ कार और बाइक, अपार्ट फ्रॉम इज फीचर्स लाइक कॉस्ट, माइलेज, हम डिजाइन भी देखते हैं कि शेप कैसा है, साइज कैसा है। तो प्रोडक्ट का डिजाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में सोचो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि पहले एक क्वालिटी बना लो, फिर उसको फॉलो करो। जैसे वो फेयोल ने बताया था ना,
टेलर ने बताया था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एक बार एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेना, फिर उसी स्टैंडर्ड, उसी सेम शेप, साइज, कलर की चीजें बनाना। जैसे मैगी देखो, सालों से उसी शेप की है, उसी कलर में आती है, तो स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करते हैं, क्योंकि कस्टमर का दिमाग सेट हो चुका होता है उस चीज पे, है ना। स्टैंडर्डाइजेशन मींस मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब आपका प्रोडक्ट यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। उससे क्वालिटी एश्योरेंस भी आता है, कंसिस्टेंसी भी आती है, ठीक है। और ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है? ग्रेडिंग का मतलब आप अलग अलग ग्रेड के प्रोडक्ट बनाओ, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स। जैसे लेज है, लेज मैजिक मसाला ब्लू, टमाटो वाला रेड, सॉल्टेड वाला येलो, है ना। तो अलग अलग प्रकार के आते हैं ना, वो क्या है? वो ग्रेडिंग है। अलग अलग कस्टमर की इच्छा अनुसार अलग अलग ग्रेड्स बना दिए उन्होंने, ठीक है। ग्रेडिंग मींस क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन साइज, क्वालिटी, ईटीसी। ग्रेडिंग इज जनरली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, व्हीट में, राइस में, पल्सेस में ज्यादा चलता है। चलो सर, उसके बाद प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होगी, लेबल कैसा होगा। पैकिंग का मतलब होता है बॉक्सेस वगैरह, जिस बॉक्स में वो प्रोडक्ट जाएगा, और लेबल का मतलब उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको हम लेबलिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आप किसी टूथपेस्ट को एक नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स में लेके आ जाओ, तो वो पैकिंग होगी। उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है, उसका नाम, उसके कंटेंट, उसके बारे में जानकारी, वो सब लेबलिंग होता है। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो पैकिंग भी अच्छी करनी है, लेबलिंग भी अच्छी करनी है, फिर ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग का मतलब होता है बच्चों, आपके प्रोडक्ट को जेनेरिक नाम से नहीं जाना चाहिए, उसका अपना आप कुछ नाम रखोगे। जैसे मैं बोलूं अगर न्यूडल्स, तो न्यूडल्स इज अ जेनेरिक नेम, मैगी इज अ ब्रांड नेम। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस न्यूडल्स बनाती हैं, लेकिन सब अपने अपने नाम से बेचेंगी। भाई मैगी एक नाम है, yippee एक नाम है, कोई और XYZ न्यूडल्स कोई और नाम हो सकता है। पहले टॉप रेमन आता था, पता नहीं आता है या नहीं आता है, मैंने खाना ही छोड़ दिया जब से हेल्दी फूड की तरफ गया ये सब। बट ये सब क्या है? ये ब्रांडिंग है। आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से ऊपर दिखाना चाहते हो, इसको ब्रांडिंग बोलते हैं बच्चा, ठीक है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। सिर्फ प्रोडक्ट बेच देना सफिशिएंट नहीं है, आपको कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज भी देनी पड़ेंगी, एडिशनल सर्विसेज भी देनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कस्टमर इज द किंग पिन इन द मार्केट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटो ऑफ एवरी बिजनेसमैन, अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिलेट्स टू डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुनना, आफ्टर सेल सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टेक्निकल सर्विसेज, ये सब किस में आ जाता है? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में। फिर प्राइस क्या होना चाहिए, किस प्राइस पे बेचूं मैं कि मेरा प्रॉफिट भी बन जाए और कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे, तो प्राइस के बारे में सोचना। उसके बाद प्रमोशन कैसे करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे माल को बेचेंगे, इसके बारे में सोचना। अब देखो सेलिंग कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आ गया, बट मार्केटिंग में और देखो कितनी चीजें अभी हो चुकी हैं। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भाई सामान कैसे जाएगा, कहाँ स्टोर होगा, ट्रक से जाएगा पूरे देश में, रेलवे से जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब देखना, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। उसके बाद पूरा ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे टी इज ग्रोन इन आसाम, दार्जिलिंग, लेकिन कंज्यूम्ड होती है पूरे देश में, तो पूरे देश तक कैसे पहुंचाएंगे हम उसको, उस चीज के बारे में सोचना। सामान बना आज है लेकिन बिकेगा फ्यूचर में। भाई आज किसान ने वीट ग्रो करा, तो सारा वीट आज थोड़ी ना बिक जाएगा, भविष्य में ही बिकेगा ना, तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो स्टोरेज की फैसिलिटीज को हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, तो वेयर हाउसेस के बारे में सोचना। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, बना आज है, कंज्यूम बाद में होगा, सो इट इज नेसेसरी टू कीप द गुड सेफ, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अब मार्केटिंग मिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ना मिक्स का, मिक्स शब्द आपको कई बार देखने को मिलेगा। मिक्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि मार्केटिंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको स्टडी करने हैं या जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उनको हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पेन आ जाए जरा हमारे हाथ में। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू ingredients or tools or variables which the marketer mixes in order to interact with a particular market। तो वो सारे tools, elements, ingredients जो एक marketer mix करता है ताकि वो इंटरैक्ट कर पाए एक मार्केट के साथ, उसको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स में बच्चों हम 4 P's को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं हम? 4
पीज। 4P मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यानी बाजार में एक मार्केटर को 4 चीजों पे स्टडी करनी पड़ती है, प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, प्लेस पे और प्रमोशन पे। चलो सर, ये चारों आपने पढ़े और चैप्टर खत्म। सर प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट बच्चों वो सामान है अल्टीमेटली जो आप बेच रहे हो, वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना भाई, जो माल तुम्हें बेचना है पहले तो वही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड टेंजिबल और इंटेंजिबल, यानी गुड्स भी और सर्विसेज भी, विच इज ऑफर्ड टू द कस्टमर। प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। ये 1 मार्क में आ जाता है कि बंडल ऑफ यूटिलिटी किसको बोलते हैं, तो प्रोडक्ट को बोलते हैं, क्योंकि वही एक बंडल है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। प्रोडक्ट मिक्स क्या है? ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन। देखो फिर से है ना मिक्स शब्द, मार्केटिंग मिक्स में सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स या इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो मार्केटिंग में लेने। प्रोडक्ट मिक्स में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस या एलिमेंट्स जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, सच एज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफर इन द मार्केट। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है, सोप बेचता है, डिटर्जेंट बेचता है, चाय बेचता है, टूथपेस्ट बेचता है, ये सब उनका प्रोडक्ट मिक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट मिक्स के 3 एलिमेंट्स हैं बेटा। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ठीक है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग क्या होगा? ब्रांडिंग होगा बच्चों आपके प्रोडक्ट को उसके जेनरिक नेम से अलग दिखाना। वहीं रख दो, मैं ले लूंगा। आपके प्रोडक्ट को उसके जेनरिक नेम से अलग दिखाना। जेनरिक का क्या मतलब होता है? जेनरिक का मतलब होता है बेटा कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे पास मोबाइल फोन है ना। अब देखो मोबाइल फोन एक जेनरिक नेम है। अब कंपनीज ने क्या बोला, ये सैमसंग है, ये एप्पल है, ये MI है, ये ओप्पो है, ये वीवो है, सबने अपना अपना नाम रख दिया, वो सब उनके ब्रांड नेम्स हो गए। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को एक अलग नाम दे रहे हो, उसका एक ब्रांड वैल्यू बना रहे हो, उसको ब्रांडिंग बोलते हैं, समझे। तो ब्रांडिंग क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो मार्केटर को लेना है वो है ब्रांडिंग। ही हैज टू डिसाइड कि प्रोडक्ट जो मार्केट होगा वो ब्रांड नेम से होगा या जेनरिक नेम से होगा। जेनरिक नेम का मतलब जो एक्चुअल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट होता है ना, उसको हम बोल देते हैं जेनरिक नेम। अगर प्रोडक्ट जेनरिक नेम से जाएंगे तो फिर तो भैया कस्टमर उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि अलग कैसे है ये प्रोडक्ट। तो आपको कहीं ना कहीं ब्रांड नेम बनाना पड़ता है, ठीक है। अब ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, वो आइडेंटिफिकेशन है। अब ब्रांड नाम के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल के फॉर्म में हो सकता है, डिजाइन के फॉर्म में हो सकता है, भाई साइंस भी तो होते हैं। जैसे ये लोगो है DC, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। आप हमारी जितनी भी क्लासेस करते हो वो DC लाइन पे करते हो, सब जगह DC है। तो बेसिकली ये एक ब्रांड का सिंबल है ना। इसी तरीके से डिजाइन हो सकता है, कोई नाम हो सकता है। ब्रांडिंग इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई, सिर्फ आइडेंटिफाई के लिए नहीं होता, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर कैसे दिखाओगे वहां से भी होता है, ठीक है बच्चा। कौन कौन सी आइटम्स हैं या टर्म्स हैं जो ब्रांड में यूज होती हैं? तो देखो हम बोलते हैं सबसे पहले तो ब्रांड क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब ब्रांड में सब कुछ कवर हो जाता है ना। ब्रांड में नाम भी आता है, ब्रांड में सिंबल भी आता है, डिजाइन भी आता है, सब कुछ आ जाता है। अब जैसे सर्फ, डिटॉल, नाइकी, ये सब अलग अलग तरीके के ब्रांड्स ही तो हैं, ओके। ब्रांड नेम की अगर बात करता हूं तो सिर्फ नाम, द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, उसको ब्रांड नेम बोल देते हैं, है ना। ब्रांड मार्क की अगर बात करूं तो उसका लोगो, उसका साइन, उसका सिंबल, उसको हम ब्रांड मार्क बोल देते हैं। अब ब्रांड मार्क को बच्चों जब आप रजिस्टर करा लेते हो गवर्नमेंट के पास अपने ही नाम से, जैसे हमने ये रजिस्टर कराया भाई लोगो, हमारा लोगो है और कोई यूज नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ये हमारा ट्रेड मार्क हो गया। अब पार्ट ऑफ द ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन, उसको हम ट्रेड मार्क बोलेंगे, ठीक हो गया। अब फीचर्स क्या होने चाहिए अच्छे ब्रांड नेम के? सबसे पहले शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए कि वो सजेस्ट करे कुछ ना कुछ। जैसे हाजमोला क्या सजेस्ट करता है कि ये गोली खाओ, हाजमा सही कर लो, है ना। यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, और इसका मीनिंग अदर लैंग्वेजेस में भी अच्छा होना चाहिए, नेगेटिव मीनिंग नहीं होना चाहिए। भाई आपकी लैंग्वेज में तो अच्छा है, किसी और लैंग्वेज में वो मीनिंग खराब है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या क्या एडवांटेजेस होंगे बच्चों? नंबर 1, आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाओगे। भाई ब्रांड नेम से ही तो डिफरेंशिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई साबुन है, अब डिटॉल ने बोला कि भैया ये हमारा साबुन है, डिटॉल साबुन, नॉर्मल सोप नहीं है,
ये डिटॉल सोप है। डिटॉल सोप का मतलब भैया एंटीसेप्टिक होगा, एंटीबैक्टीरियल होगा, ये वो डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मल सोप से, है ना। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट करना भी आसान होता है। अब सपोज सारे ही सोप होते तो ऐड होता सोप का, तो बंदा तो कोई सा भी खरीद लेता। सारे ही टूथपेस्ट होते ऐड होता तो टूथपेस्ट का, बंदा तो कोई भी खरीद लेता। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमारे टूथपेस्ट में कोलगेट में नमक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज करना आसान है, डिस्प्ले करना आसान है ना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो आसानी से, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हो। आप एक नॉर्मल रेंज ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा चार्ज कर सकते हो अगर आप एक ब्रांड हो। उसके बाद इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, आप कुछ भी नया लॉन्च करना चाहो। अब फॉर एग्जांपल डिटॉल पहले तो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में आता था, फिर साबुन आ गया, अब हो सकता है शैम्पू आ जाए, या हो सकता है डिटॉल अपना कुछ और बना दे, फेस वॉश बना दे। तो उसके लिए ईजी है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ठीक है बच्चा। कस्टमर को क्या फायदा है, कस्टमर को फायदा है सबसे पहले प्रोडक्ट को पहचानना। कस्टमर, अब देखो आप बहुत सारे न्यूडल लगे हुए हैं, मैगी को एकदम पहचान लोगे। बहुत सारे सोप रखे हुए हैं, डिटॉल आपको एकदम दिख जाएगा ग्रीन कलर का। बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई हैं, किंडर जॉय तुम्हें एकदम दिख जाएगा। बहुत सारे शूज लगे हुए हैं, टिक देखते ही नाइकी पहचान लोगे, 3 स्ट्राइप्स देखते ही एडिडास पहचान लोगे, वो चीता देखते ही प्यूमा पहचान लोगे चीता होता है क्या होता है। तो बेसिकली ब्रांड से क्या होता है, कस्टमर के लिए आइडेंटिफिकेशन आसान है, एंश्योर्स क्वालिटी। ब्रांड एक क्वालिटी का भी सिंबल होता है भाई। देखो ब्रांड वही बनता है जो बढ़िया क्वालिटी होती है, जो बेस्ट क्वालिटी होती है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हमेशा क्वालिटी इंश्योर करते हैं। उसके बाद एक स्टेटस सिंबल भी होता है। स्टेटस सिंबल का मतलब है कि लोग ब्रांड पहन के कॉन्फिडेंट फील करते हैं। स्टेटस सिंबल है, लोगों को बताते हैं देखो हमने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करा, तो ये भी चीज होती है, राइट। इसके बाद ब्रांडिंग के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो है बच्चों पैकेजिंग। सर पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग का मतलब सिंपल प्रोडक्ट को पैक करना। देखो यहाँ पैक हुआ है ना। तो पैकेजिंग बहुत बेसिक एक्टिविटी होती है हर कंपनी की। इसके अंदर कुछ टास्क होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें हम डिजाइन करेंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एक रैपर। रैपर का मतलब जिसमें प्रोडक्ट को अच्छे से पैक किया जाएगा, राइट। अब वो कंटेनर हो सकता है, बैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कितने प्रकार की पैकिंग हो सकती है, 3 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। अब उसके लिए तुम पैकेजिंग के लिए ना मेरे पास कुछ रखा है क्या यहाँ पे, जिससे मैं आपको पैकेजिंग सब सिखा सकूं। पैकेजिंग के लिए मेरे पास कुछ है क्या। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल एक परफ्यूम ले लेता हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल ये परफ्यूम है मेरे पास, ठीक है। अब ये जो परफ्यूम है बच्चों, ये सिर्फ ऐसे बॉटल में नहीं आई, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी था। फिर उसके बाद मैं जब कैरी करके लेके आया था तो उन्होंने मुझे एक बैग भी दिया था इसको कैरी करने के लिए। तो 3 प्रकार की पैकिंग हो गई। सबसे पहला इसका इमीडिएट पैकिंग, ये बॉटल परफ्यूम की, ठीक है। ये जो बॉटल है इसके बिना ये यूज नहीं हो सकती, ये इस बॉटल से ही यूज होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इसका इमीडिएट पैकिंग। इस पैकिंग को बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। अब आप टूथपेस्ट में देखते हो वो जो ट्यूब होती है वो प्राइमरी पैकिंग होती है। उसके ऊपर फिर इस पे कार्डबोर्ड बॉक्स था एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, सेकेंडरी पैकिंग। टूथपेस्ट में भी होता है ना वो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड। फिर आप कैरी करने के लिए अगर कुछ चीज ले रहे हो, सपोज ट्रांसपोर्ट पे मैंने 50 ये खरीद ली परफ्यूम्स, तो बहुत बड़े बॉक्स में एक साथ पैक करके आएंगी ना सारी, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो प्राइमरी क्या है, इमीडिएट पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट के साथ रहती है जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा, जैसे ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट, मैच बॉक्स। सेकेंडरी पैकेज क्या है, एडिशनल पैकेजिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, पैकिंग यूज फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। ठीक हो गया बेटा, इसमें कोरुगेटेड बॉक्सेस वगैरह आ जाते हैं। ये पैकेजिंग हो गया। सर पैकेजिंग के क्या फीचर्स होंगे या क्या फायदे होंगे, फायदे भी हम यहीं पे लिख देंगे। नंबर 1 प्रोटेक्शन होगा प्रोडक्ट का। भाई अब एक परफ्यूम देखो, अगर इस बॉटल में है तो इधर उधर नहीं गिर रही है ना, प्रोटेक्ट हो रही है, खराब नहीं हो रही, इधर उधर नहीं जा रही, कोई भी फेंक नहीं पा रहा, बॉटल में सेफ है। तो हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन सबसे पहला काम होता है। द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज दैट इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज। डैमेज नहीं होता आपका प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो पैकिंग देख के कि ये क्या है। अब अलग अलग प्रकार की चॉकलेट्स है, बट किंडर जॉय की पैकिंग देख के तुम पहचान जाओगे, अरे भाई ये किंडर जॉय है, हाँ या ना। तो पैकेजिंग से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी करते हो। तीसरा, पैकिंग की मदद से आप प्रोडक्ट को यूज कर पाते हो। जैसे इसी में परफ्यूम में ले लो भाई, इसकी इस तरीके की पैकिंग है। अब ये इसके अंदर जो
बॉटल है और ये जो निब है इसकी, जिससे मैं प्रेस कर रहा हूं तो परफ्यूम निकल रहा है, तो ये बेसिकली इसको यूज कर पा रहा हूं। अदरवाइज अगर परफ्यूम नॉर्मल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बाल्टी में रखी होती, पन्नी में पैक करके देते, भाई घर जाके अपने ग्लास में डाल लेना और ग्लास में ऐसे हाथ लगा के ओहो वाह हाँ बढ़िया मजा आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। परफ्यूम का प्रॉपर यूजेज इस बॉटल की वजह से हो पा रहा है। सिमिलरली टूथपेस्ट, सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यूजेज उनकी पैकिंग की वजह से ही हो पाता है, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन, प्रमोशन करना भी बड़ा आसान होता है भाई। एक सेल्समैन बोलता है कि देखो कितनी अच्छी बॉटल ऑफ परफ्यूम है, कितनी अच्छी बॉटल ऑफ वाइन है, कितनी अच्छी, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें है ना भाई। पैकिंग से प्रमोट करना भी आसान होता है, बेचना भी आसान होता है प्रोडक्ट को, ठीक है। अब पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस आजकल क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले लोग हेल्थ के लिए, साफ सफाई के लिए बहुत ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं। तो जितनी अच्छी पैकिंग होगी, आप देखते हो ना मार्केट में अगर ओपन में फ्रूट्स पड़े हैं वो लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर्ली पैक्ड है, साफ सुथरा फल है, वो खरीद लेंगे। तो हेल्थ सैनिटेशन की वजह से पैकिंग आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। पीपल प्रेफर पैकेट प्रोडक्ट्स ओवर लूज प्रोडक्ट्स। दूसरा, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। आजकल आपको कोई दिखाता नहीं है, सेल्समैन नहीं होते आउटलेट्स में, सब लगा हुआ है, सब प्रॉपर्ली पैक्ड है, बाजार में लगा हुआ है, सेल्फ सर्विस है, जाओ सामान उठाओ। तो वहां पे पैकिंग तो बहुत जरूरी है ना। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का जमाना आ रहा है, तो पैकिंग जरूरी है। इसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप पैकिंग की मदद से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, लोगों से अलग दिखा सकते हो। चौथा, इनोवेशन, आप कुछ भी नया कर सकते हो, जैसे न्यू पैकेजिंग इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, न्यू पैकेजिंग इन चिप्स, न्यू पैकेजिंग इन बिस्किट्स, ताकि आप उनको फ्रेश रख पाओ, राइट। तो ये प्रोडक्ट के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी भी है आपके प्रोडक्ट को अलग दिखाने की, ठीक है। बढ़िया सर, ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, अब आ गया लेबलिंग। सर व्हाट इज लेबलिंग? लेबल का मतलब होता है बेटा आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना प्रोडक्ट पे। अब देखो ये जो बॉटल है, इस बॉटल पे एक लोगो भी है, इस बॉटल पे एक नाम भी लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे लेबलिंग हुई हुई है। अगर ये नॉर्मल पैकिंग होती, बस इस पे कुछ लिखा ना होता, इस पे कुछ नहीं है, तो हम बोलते सिर्फ पैकिंग हुई हुई है। तो आप नॉर्मली देखते हो कि हर प्रोडक्ट पे पैकेजिंग भी होती है और हर प्रोडक्ट पे लेबलिंग भी होती है। लेबलिंग का मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जानकारी प्रोडक्ट के बारे में, ये सब दिया होता है। Labeling means putting identification marks on the package. Label is the carrier of information. Information carry ही label की वजह से होगी। It provides information जैसे name of the product, name of the manufacturer, content of the product, expiry of the product, manufacturing date, ये सब labeling में होता है, ठीक है। Label performs the following functions. अब labeling में क्या क्या आता है? Number 1, describing the product. प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना, बताना उसके कंटेंट के बारे में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। अब देखो सबसे पहले लेबल में आप क्या करते हो, लेबल में प्रोडक्ट का सारी डिटेल होती है, क्या कंटेंट है, क्या प्राइस है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, कैसे यूज करना है। दूसरा, आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कैडबरी चॉकलेट को। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि उस फॉन्ट का, उस पर्टिकुलर कलर का आपको बहुत ज्यादा आपके ना माइंड में फिक्स हो चुकी होती है कि भाई ऐसे। अब देखो लेज एक ही स्टाइल में लिखा हुआ होगा, फॉन्ट भी सेम होगा, वो लेबलिंग का ही तो मजा है ना। तो प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। प्रोडक्ट की ग्रेडिंग कर सकते हो आप लेबल से, जैसे अलग अलग प्रकार की चाय आती है, ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, येलो लेबल, ग्रीन लेबल, है ना, ये सब ग्रेडिंग में यूज होता है कि आप प्रोडक्ट को अलग अलग कर सकते हो, राइट। इसके बाद इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रमोशन कैसे कर सकते हो आप? भाई आप अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर सुंदर लेबल बनाओ, आई कैची कलर्स यूज करो, है ना। अब एक बच्चे को देखो, वो किंडर जॉय दूर से देख लेगा, क्यों? क्योंकि उसकी लेबलिंग वैसी है, राइट। उसके साथ साथ आपको जानकारी देनी पड़ती है रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसे सिगरेट्स पे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स या इट इज इंजरियस टू हेल्थ, जो भी है। क्यों लिखा होता है भाई? वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि सरकार के नियम है कि आप भले ही ऐसी चीजें बेच रहे हो, लेकिन लिखो इस पे कि ये कंज्यूम करने से मारे जाओगे। तो आपने अपनी जानकारी दे दी, अब सामने वाला जहर खरीद रहा है तो खरीदे, है ना। तो ये बोल रहा है। This label is also used to fulfill the legal requirement as it is a legal compulsion to print batch number, content, maximum retail price, और उसके साथ साथ statutory warning, है ना। दूसरा एलिमेंट आ जाएगा बच्चों प्राइस। ये जो एलिमेंट है बच्चों, अब ये है प्राइस, यानी कि आपका प्रोडक्ट किस रेट पे बाजार में बिकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा कस्टमर इसको लेके सेंसिटिव होता है ना। देखो क्या बोल रहा है, प्राइस इज द वैल्यू विच अ बायर पासेस ऑन टू द सेलर इन ल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। वो वैल्यू जो बायर किसको देगा? सेलर को, कि भाई मुझे प्रोडक्ट दे दो, मेरे से ये वैल्यू ले लो, ये पैसे ले लो,
है ना। कंज्यूमर इज ऑलवेज रेडी टू पे अ प्राइस इक्वल टू द सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को अगर सेटिस्फैक्शन अच्छा मिल रहा है तो वो प्राइस देने के लिए तैयार है। तो ध्यान रखना, अगर आप हाई प्राइस चार्ज करना चाहते हो तो आपका सेटिस्फैक्शन भी वैसा ही होना चाहिए कस्टमर को। बढ़िया सर। प्राइस मिक्स क्या होगा? जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो किससे रिलेटेड हैं, प्राइस से रिलेटेड, उसको हम बोल देंगे प्राइस मिक्स, है ना। प्राइस मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू फिक्सिंग ऑफ द प्राइस। दीज डिसीजंस कैन बी कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, डिमांड के हिसाब से क्या प्राइस रखना है, फिक्सिंग कॉस्ट कैसे होगी, वो सब हमको देखना है। ठीक है। अब इसमें एक ही सवाल आता है कि अगर आपको प्राइस फिक्स करना है तो आप अपने दिमाग में क्या क्या रखोगे। अगर आपको आपके प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना है तो आपके दिमाग में क्या क्या रहेगा? तो मैं बोलूंगा यार सबसे पहले तो मेरे दिमाग में रहेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं किस उद्देश्य के साथ मार्केट में आया हूं, मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई ये तो सबका होता है कि हम वो प्राइस रखेंगे जिससे हम प्रॉफिट बना लें, हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहले व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्राइस। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो है ही है, उसके साथ साथ कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप मार्केट में लीडरशिप बनाना चाहते हो। लीडरशिप कैसी? भाई देखो आप चाहते हो कि ज्यादातर घरों तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाए, मार्केट में आप लीडर कहलाओ। तो मार्केट में आप लीडर कब कहलाओगे? मार्केट में आप लीडर तब कहलाओगे जब आपका जो प्रोडक्ट है वो हर घर में है। आपका प्रोडक्ट हर घर में है। अब हर घर तक आपका प्रोडक्ट अगर पहुंचाना है तो प्राइस को लोअर साइड पे रखना पड़ेगा, सस्ता रखना पड़ेगा एक बार, तब पहुंचेगा। बाद में भले ही तुम हाई कर लेना, जियो ने यही तो किया था, मुफ्त में सिम बांटे, फ्री इंटरनेट दिया, दुनिया भर के लोगों ने सिम खरीद लिए, बाद में पैसे बढ़ा दिए। तो उन्होंने क्या करा? मार्केट लीडरशिप। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैं एक बार सरवाइव कर जाऊं, बस मेरा इतना पैसा बन जाए कि मैं कॉस्ट कवर कर लूं बेटा, है ना। भाई कोई भी सामान आप बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको बनाने में खर्चा आ रहा है, तो यू शुड बी एबल टू कवर द कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपकी कॉस्ट कवर होनी चाहिए, तब आप सरवाइव कर पाओगे। और तीसरा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप क्वालिटी के थ्रू लोगों के दिलों में बसना चाहते हो कि मैं अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी बनाऊंगा। अब क्वालिटी अच्छी बनाओगे तो उस केस में खर्चा ज्यादा आता है, तो प्राइस थोड़ा हायर साइड पे चला जाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कोई भी हो सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव अभी मार्केट लीडर बनना हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव सर्वाइव करना हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपको अच्छी क्वालिटी बनानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइस सेट करते टाइम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं लोग। दूसरा क्या देखते हैं? कॉस्ट, कि भाई मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है, मेरी टोटल कॉस्ट कवर हो जानी चाहिए। फिक्स कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट भी, जहां पे कवर हो रही है वहां पे प्राइस रख लो, है ना। द प्राइस इज फिक्स्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट। ठीक हो गया बेटा? हाँ सर। तीसरा होता है कंपटीशन कैसा है। भाई देखो अगर बहुत कंपटीशन है मार्केट में तो आपको प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। अगर आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, आपकी मोनोपोली है, आप शेर हो, आप उस हिसाब से बाजार में चलते हो, फिर तो आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टू चेक द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर। किस लेवल का कॉम्पिटिशन आपको फेस करना पड़ेगा। व्हेन द फर्म डज नॉट हैव एनी कॉम्पिटिशन, तो फ्रीडम है, कुछ भी रख लो। दूसरा यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी एंड डिमांड का मतलब कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए कितना यूजफुल है, वो कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है। भाई अगर आपको आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, खूब डिमांड हो रही है उसकी, तो आप हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं दे रहा, अगर उसकी डिमांड ही नहीं हो रही, तो फिर आपको लोअर प्राइस पे रखना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज केप्ट इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस इज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब चेंज नहीं होती, फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप प्राइस हाई चार्ज कर सकते हो। वेयर एज अगर डिमांड इलास्टिक है, चेंज हो सकती है, लोग शिफ्ट कर सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर पे, तो कम ही प्राइस रखना पड़ेगा। ठीक हो गया बेटा जी? सिमिलरली प्रोडक्ट हाईली डिमांडेड है तो आप ज्यादा प्राइस रख सकते हो, इतनी डिमांड नहीं है तो लो प्राइस रखना पड़ेगा। हायर यूटिलिटी है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, हाई प्राइस रख सकते हो, इतना यूटिलिटी नहीं है, लो प्राइस रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा? उसके बाद गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, आपको सरकार के नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कई जगह प्राइस सीलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स लगाए होते हैं कि इस चीज का मैक्सिमम प्राइस यही रहना चाहिए, तो वहां पे आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट द इंटरसेक्स ऑफ जनरल पब्लिक, इंटरसेक्स नहीं है, इंटरेस्ट होगा यहाँ पे। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट हैज द राइट टू कंट्रोल द प्राइसेस।
है ना, जैसे ड्रग्स हैं, फूड आइटम्स हैं, एलपीजी हैं। यहाँ पे ड्रग्स मतलब मेडिसिन की बात हो रही है, तुम कुछ उल्टा सीधा मत सोचने बैठ जाना, ठीक है। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अनफेयर प्राइसेस ना चार्ज हो। उसके बाद मार्केटिंग मेथड आप कैसा यूज कर रहे हो भाई। देखो, अगर आपकी बहुत ज्यादा इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट हो रही है, हाई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आएगी सेल को बढ़ाने के लिए, तो ज्यादा प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं है तो कम में भी चलेगा काम। बढ़िया सर, क्या बात है। अब आ गया तीसरा एलिमेंट, प्लेस। सर प्लेस का क्या मतलब है? वेरी सिंपल, प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक कैसे जाएगा, किस तरीके से पहुंचेगा, वो प्लेस है ना भाई। आज मैं यहाँ पे बना रहा हूं वीडियो, आप पूरे भारत में बैठ के देख रहे हो, तो कैसे पहुंच रही है? यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये प्लेस की डिस्कशन है ना। ऐसे ही अगर मैं किसान हूं और मैंने चावल ग्रो करा, राइस ग्रो करा, तो राइस पूरे देश में कैसे पहुंचेगा, वो बेसिकली प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ डिसीजंस जो आपको लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल। प्लेस एलिमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। प्लेस मिक्स क्या होगा? वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आपको लेने पड़ेंगे टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल, राइट। अब इसके अंदर दो चीजों पे फोकस करना है आपको, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स का मतलब बच्चा इंटरमीडियरी है। चैनल्स का मतलब क्या है? चैनल्स का मतलब है कि कितने लोग बीच में होंगे आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इंटरमीडियरीज, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि दो चैनल होते हैं, एक होगा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल में क्या होता है भाई, जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कस्टमर को माल बेच देगा, यानी बीच में कोई नहीं। जो प्रोड्यूसर है वही कस्टमर को माल बेच देगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल, ठीक है। इसको जीरो लेवल भी बोलते हैं। जीरो लेवल का मतलब कि बीच में कोई नहीं है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में 1 लेवल हो सकता है, 2 लेवल हो सकता है, 3 लेवल हो सकता है। सर ये 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल क्या है? देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, उसने सामान बेचा सीधा रिटेलर को, और रिटेलर ने सामान बेचा सीधा कस्टमर को, इसको बोलते हैं 1 लेवल, बीच में एक इंसान होना, ठीक है। 2 में क्या होगा? प्रोड्यूसर, इसने माल बेचा पहले होलसेलर को, होलसेलर ने माल बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने माल बेचा कस्टमर को। अब इसमें बीच में 2 इंटरमीडियरी हो गए, इसको बोलते हैं 2 लेवल चैनल। 3 में क्या होगा? पहले प्रोड्यूसर, यहां से एक एजेंट माल खरीदेगा, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, इसको बोलते हैं बच्चों 3 लेवल। देख रहे हो? तो ये इनडायरेक्ट चैनल्स होते हैं, और डायरेक्ट में जो बना रहा है वही बेच रहा है। तो जितने ज्यादा लोग होते चले जाएंगे उतना कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सबका मार्जिन बनना है। डायरेक्ट बेचोगे तो चीजें आपके हाथ में है ना। लो जी स्क्रीनशॉट। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ रहा है? इट रेफर्स टू द पीपल और मिडलमैन या इंटरमीडियरी हु विल हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कस्टमर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। तो आपको बहुत मुश्किल है कि आप अकेला सब कुछ कर पाओ। जैसे टी बन रही है दार्जिलिंग में, लेकिन पूरे देश में बिक रही है, तो बहुत डिफिकल्ट है पूरे देश में उसको सप्लाई कर पाना। तो आपको होलसेलर की, रिटेलर की, इनकी जरूरत पड़ती है। कौन कौन से चैनल्स हो सकते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसको बोलते हैं? जब फर्म सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट सेल होती है, मेल ऑर्डर हाउस के थ्रू बेच सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू बेच सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट चैनल बोलते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में मैंने आपको बोला ना 3 हो सकते हैं, बीच में इंटरमीडियरी। सबसे पहले 1 लेवल, मैन्युफैक्चरर, उससे रिटेलर, उससे कस्टमर। जैसे गाड़ियों के लिए होता है, मैन्युफैक्चरर से सीधा डीलर, डीलर से फिर कस्टमर, है ना। तो 1 लेवल इसको बोलते हैं। उसके बाद 2 लेवल, देखो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर। This is most commonly used where 2 intermediaries are adopted. The manufacturer sell the goods in bulk to wholesaler, फिर वो छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को देता है और रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचता है। 3 लेवल कौन सा होगा? In this path, one more middleman is added, यानी मैन्युफैक्चरर से एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। ठीक हो गया बेटा? बस तुम्हें पता होना चाहिए कि किसमें कितने इंटरमीडियरीज हैं। चैनल्स के बाद आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि गुड्स फिजिकली कस्टमर के घर तक कैसे पहुंचेंगे। तो वहां पे भी बीच में आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला डिसीजन होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग।
ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कितना समय लगेगा ऑर्डर आने से लेके कस्टमर के घर तक पहुंचने में। इट मीन्स द टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। अब इसमें ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर ऑर्डर प्लेसमेंट हो गया, फिर ट्रांसमिशन हो गया। प्लेसमेंट मतलब ऑर्डर आपने सेल्समैन को दिया, भाई आपके पास आया, सेल्समैन का ऑर्डर आया, फिर आप उसको ऑर्डर को ट्रांसमिट करोगे कंपनी तक, फिर उधारी देखोगे देनी है या नहीं देनी है, चेक करोगे इन्वेंट्री में है या नहीं है, नहीं है तो बनाओ, है ना, वो सब ऑर्डर प्रोसेसिंग में आ जाता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग जितना फास्ट होगा कस्टमर उतना खुश होगा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर गुड है तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, अगर पुअर है तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी खराब होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है ट्रांसपोर्टेशन, कि माल किस ट्रांसपोर्ट से जाएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। इट एड्स वैल्यू टू द गुड्स बाय मूविंग देम टू द प्लेस वेयर दीज आर रिक्वायर्ड, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से ट्रांसपोर्ट से जाएगा, कैसे जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि आप कहाँ स्टोर करके रखोगे, किस जगह पे स्टोर करोगे, क्योंकि सामान आज बना है, भाई खेती तो साल में 2 ही बार हो रही है ना, 2 सीजन में, और उसके बाद बिक तो पूरे साल रहा है, तो वो स्टोर करके रखना पड़ता है सामान। एवरी कंपनी नीड्स टू स्टोर द फिनिश गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। स्टोरेज इज नेसेसरी बिकॉज सम गुड्स लाइक क्रॉप्स आर सीजनल बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। तो फिर आपको वेयर हाउसिंग का भी डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ पे रखेंगे वेयर हाउसिंग में, क्योंकि कॉस्ट भी आती है, तो अपना वेयर हाउस बनाए या रेंट पे लें, ये सब देखना पड़ता है। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब आपका जो गुड है वो पूरे साल बाजार में रहना चाहिए, तो आपके पास उसका स्टॉक रहना चाहिए। तो इट रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स। प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेनेंस एंश्योर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। तो फर्म बहुत अच्छे से सारे बेनिफिट्स देखती है, इन्वेंट्री के खर्चे देखती है, फिर बेस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करती है। ये सब ऑर्डर प्रोसेसिंग में आ जाता है बच्चों। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन्वेंट्री का डिटर्मिनेशन करने में? ये सिर्फ रीड ओनली टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले फर्म की क्या पॉलिसी है कस्टमर सर्विस पे, ये रीड ओनली टॉपिक है, यानी फर्म कैसी कस्टमर सर्विस देना चाहती है। अगर हाई कस्टमर सर्विस है तो लार्ज स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। सिमिलरली आपका सेल्स फॉरकास्ट कैसा रहा। सेल्स फॉरकास्ट का मतलब कि माल जब बन रहा होता है ना, तब हमारी जो टीम्स हैं वो पहले ही बताती हैं कि कितना माल बिकने की उम्मीद है। तो अगर वो सटीक रहा तो फिर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सक्सेसफुल रहा, गड़बड़ हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इफ सेल्स फॉरकास्ट इज डन एक्यूरेटली तो फिर इन्वेंट्री मिनिमम लेवल पे मेंटेन की जा सकती है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, कि मतलब अगर एडिशनल डिमांड आई तो कितनी जल्दी माल बना पाओगे, ये भी देखना पड़ता है। देन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, खर्चा कितना आएगा सामान बनाने में, वेयर हाउसिंग चार्जेस कितने आएंगे, ये सब भी आपको देखना है। कॉस्ट ज़्यादा है तो इन्वेंट्री कम मेंटेन करो, कॉस्ट कम है तो ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो। आखिरी एलिमेंट आएगा बच्चों प्रमोशन। सर प्रमोशन मतलब सिंपली प्रोडक्ट को प्रमोट करना, कस्टमर के घर तक पहुंचाना, कस्टमर के दिमाग में फिट कर देना। किसकी मदद से करते हैं, देखो क्या लिख रहा है, प्रमोशन इज कंसर्न्ड विद एक्टिविटी, वो सब करना जो एक्टिविटीज आप करते हो टू कम्युनिकेट विद कस्टमर। कस्टमर के दिमाग में ये चीज फिट करनी है कि हमारा प्रोडक्ट ये है। अब प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आता है, 4 चीजें आती हैं, एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना, पर्सनल सेलिंग करना, पब्लिक रिलेशंस बनाना। इन चारों को पढ़ेंगे और चैप्टर खल्लास, खत्म। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग, सब जानते हैं एडवर्टाइजिंग को। एडवर्टाइजिंग क्या होता है भाई, आप लोग किसी एक इंडिविजुअल को पकड़ते हो, ठीक है, जैसे मुझे किसी बैग वाले ने बोला कि सर आपके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप मेरा बैग प्रमोट कर दो। ये तो मैं तुम्हें वैसे ही दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बैग है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन मुझे किसी बैग की कंपनी वाले ने बोला कि सर बहुत सारे बच्चे आपको जानते हैं, आपको देखते हैं, तो आप हमारे बैग का प्रमोशन कर दो। मैंने कहा यार कैसे प्रमोशन करना है बताओ। उसने बोला कि हमारे बैग के फीचर्स बता दो, बच्चों को बता दो कि ये बैग इतना अच्छा है तो आप बाय कर लो। तो बेसिकली मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। अब उसमें क्या होगा, मैं उनको बोलूंगा कि भैया मुझे इतने पैसे दो तब मैं आपका एडवर्टीजमेंट करूंगा, मैं फ्री में क्यों करूं, मेरे बच्चे आपसे बैग खरीदेंगे, आप तो बहुत सारे पैसे कमा लोगे, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई। तो एडवर्टीजमेंट क्या है बच्चों, नंबर 1 पेड फॉर्म।
दूसरा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, कंपनी खुद थोड़ी ना प्रेजेंट कर रही है आपके सामने पर्सनली, नॉन पर्सनल है। एंड प्रमोशन, प्रमोट करा कोई आइडिया, कोई गुड्स, कोई सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, किसी एक स्पॉन्सर के थ्रू, ठीक हो गया। इट इज एन इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन वेयर अ स्टैंडर्ड और कॉमन मैसेज रिगार्डिंग द मेरिट्स, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज गिवन, ठीक हो गया। अब तीन चीजें आती हैं एडवर्टीजमेंट में, नंबर 1 पेड होगा, इम्पर्सनल होगा और तीसरा स्पॉन्सर के थ्रू होगा। आओ टाइसन जी मार्केटिंग पढ़ लो। अब देखो एडवांटेजेस क्या होंगे बच्चों एडवर्टीजमेंट के, अगर कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट कराती है तो क्या फायदे हैं, बहुत ज्यादा रीच, बहुत सारे लोगों तक उनका प्रोडक्ट पहुंच सकता है। नंबर 2 कस्टमर सेटिस्फाई होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भैया ये बैग अच्छा है, अब आप मार्केट में गए, आपको वही बैग कहीं दिखाई दिया तो आपका कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, आप शायद उसको ले लो क्योंकि आपने मेरे मुंह से वो चीज सुनी होगी, है ना। तो बोल रहा है कस्टमर फील मोर एश्योर्ड about quality, feel more comfortable if sponsors claim these benefits in advertisement। उसके बाद एक्सप्रेसिवनेस, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो कि आप बेचना क्या चाह रहे हो, क्या आपके दिमाग में है ना। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत सारे और तरीके भी हैं प्रमोशन के, बट क्योंकि ये इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है तो कंपैरेटिवली जो पर कस्टमर कॉस्ट आती है ना, जिसको हम कैक बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, अब अगर हम पर यूनिट देखें तो वो बहुत कम आती है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं हमारे पास, नंबर 1 मास रीच, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एक्सप्रेसिवनेस, इकोनॉमी। अब आ गया सेल्स प्रमोशन। सर सेल्स प्रमोशन क्या है, सेल को प्रमोट करना, सेल को बढ़ाना। सेल को कैसे बढ़ाना है, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू बढ़ा सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हो, ऑफर्स दे सकते हो, लकी ड्रॉ निकाल सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो, क्वांटिटी डील दे सकते हो, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो कितनी सारी चीजें होती हैं सेल को प्रमोट करने के लिए, है ना। तो सेल्स प्रमोशन क्या है, सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म, लेकिन होगा ये कुछ टाइम के लिए, द शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स, आप कुछ इंसेंटिव दोगे, फायदे दोगे, और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज जिससे कस्टमर स्टिमुलेट होगा, यानी आपका सामान को लेके एक्साइटेड होगा, फिर वो खरीदेगा। बहुत यूजफुल होती हैं क्योंकि इससे इमीडिएट इफेक्ट आता है सेल पे। आपका कोई स्टॉक, जैसे आजकल बहुत सारी चल रही है ब्लैक फ्राइडे सेल और ये सेल और वो सेल, सारा स्टॉक क्लियर हो जाएगा उनका। उसके बाद इससे कस्टमर आता है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी आते हैं। देन ये आपके कॉम्पिटिटर से जीतने में आपको बहुत मदद करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब जब मैं अपना सामान खुद पर्सनली आपके समक्ष पेश करूं, आप किसी दुकान पे जाओ आपके ऑफलाइन बाजार में, तो वहां पे आपके सामने एक सेल्समैन बैठा होगा जो आपको प्रोडक्ट दिखाएगा, प्रोडक्ट अपना सेल करने की कोशिश करेगा, उसके फीचर्स बताएगा, उसकी क्वालिटी बताएगा, उसकी क्वांटिटी, वो सब आप तक लेके आने की कोशिश करेगा। तो हम बोलेंगे उसको पर्सनल सेलिंग। इट मीन्स सेलिंग पर्सनली। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा बिटवीन सेलर एंड द बायर, बायर के बीच में और सेलर के बीच में। इट डज नॉट मीन गेटिंग द प्रोस्पेक्ट्स टू डिजायर्ड व्हाट सेलर वांट्स, बट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजना है कैसे भी, ये दिमाग में रहता है किसके, दिमाग में रहता है पर्सनल सेलर के। ठीक हो गया बच्चों। फीचर्स क्या होंगे पर्सनल सेलिंग के, ये एक पर्सनल फॉर्म है। एडवर्टीजमेंट इम्पर्सनल था, जो बेचने वाला है वो आपके पास नहीं आता, वो किसी ना किसी स्पॉन्सर के थ्रू कराते हैं, जबकि पर्सनल सेलिंग पर्सनली मैं बेच रहा हूं। बढ़िया। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप का मतलब होता है बच्चों आप सेल्स पर्सन को जान जाते हो, पहचान जाते हो, तो उससे अपनापन बन जाता है। अब हो सकता है कि आपके एरिया में 3-4 बेकरी हो, लेकिन आप उन्हीं बेकरी पे जाते हो जहां से आपकी अच्छी बातचीत है, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है बेटा, है ना। ये पर्सनल सेलिंग में ही पॉसिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो सेल्स पर्सन है वो अपने हिसाब से मोल्ड कर लेगा खुद को कि भाई कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है ना। अब जैसे मॉल में जाओ, सब लगा हुआ है, कई बार आपको समझ में नहीं आता और आप बिना कुछ लिए चले जाते हो, लेकिन आप किसी दुकान पे जाओ, सेल्समैन आपकी नीड्स के हिसाब से आपको चीजें दिखाएगा, अपने आप को चेंज करेगा, आपके अनुसार चीजें दिखाएगा, तो उससे क्या होगा, उसकी सेल होती ही होती है। तो क्या बोल रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन पर्सनल सेलिंग। डायरेक्ट फीडबैक, कस्टमर का अगर कोई फीडबैक है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। इम्पर्सनली तो पता ही नहीं चलता कस्टमर का क्या फीडबैक है। एंड मिनिमम वेस्टेज, माल खराब नहीं होता बिल्कुल भी। द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स इन पर्सनल सेलिंग कैन बी मिनिमाइज्ड एज कंपनी कैन डिसाइड द टारगेट कस्टमर।
एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में एक डिफरेंस है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से या आप एक बार रीड कर लेंगे। वेरी सिंपल, सारी चीजें लिख दी हैं, पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बता देना। आखिरी, पब्लिक रिलेशन। बेटा पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है जनता के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना, गुडविल बिल्ड करना। पब्लिक रिलेशन मींस मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस विद द पब्लिक। बाय मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस कंपनीज गुडविल बनाती है। इसको पूरे पूरे डिपार्टमेंट होते हैं बच्चों, पीआरडी, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स, जिसका काम ही होता है कि कस्टमर अगर कहीं डिससेटिस्फाइड है उसको सेटिस्फाई करो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अच्छे रिलेशंस बिल्ड करो। फीचर्स क्या होंगे? पब्लिक कंप्राइज। पब्लिक कंप्राइज का क्या मतलब है? यहां पे आप लिखो, कंप्राइज नहीं, पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, पब्लिक कॉन्फिडेंस लिखो। कस्टमर, सप्लायर, डीलर, मीडिया, इन्वेस्टर, ये सब कांटेक्ट में आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जिनका ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक इंक्लूड्स, यहां से लिखना, पब्लिक इंक्लूड्स नंबर 1 कस्टमर, नंबर 2 सप्लायर, नंबर 3 डीलर। तो उन सबका कॉन्फिडेंस अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कराने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व्स वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। पीआरडी में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जिससे इमेज और गुडविल दोनों इंप्रूव होगी कंपनी की। उसके साथ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट स्टेप्स लेता है चेक करना कि जनरल पब्लिक का क्या एटीट्यूड है, आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं उस पर पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे फीडबैक दे रही है, इसका ध्यान रखना है। और अगर नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है तो डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ ड्रास्टिक करना पड़ता है ताकि पॉजिटिव इमेज बना सके। तो बेसिकली पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का यही काम है कि किसी भी तरीके से कंपनी की गुडविल मेंटेन रखे। ठीक है, अब कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रोल है, क्या क्या करते हैं बच्चों, तो कुछ छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं। जैसे पब्लिसिटी करते हैं। पब्लिसिटी क्या है भाई? आप अपने कंपनी के बारे में अलग अलग आर्टिकल छपवाते हो, पब्लिसाइज करते हो, मार्केट में इमेज बनाते हो, ये है। प्रेस रिलीफ, प्रेस रिलीज तो आप सब जानते ही हो, पॉजिटिव मैनर में मीडिया में छपवाना। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, आपकी इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपने बारे में बताना, है ना। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज के बारे में अलग अलग जगह स्पीच देना, ब्रोशर्स बनाना, आर्टिकल्स लिखना, रिपोर्ट्स लिखना। लॉबिंग का क्या मतलब होता है? लॉबिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, ताकि आपकी इमेज अच्छी बने गवर्नमेंट की नज़र में भी। और काउंसलिंग, काउंसलिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? सोसाइटी के लिए, सोशल के लिए कुछ ना कुछ करना, सोशल कॉज के लिए, जैसे एनवायरनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, चिल्ड्रन राइट्स के लिए। इससे भी तो कंपनी की इमेज बूस्ट होगी ना। तो ये सब बच्चों, पब्लिसिटी हो, प्रेस रिलीज हो, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो, लॉबिंग हो, काउंसलिंग हो, ये सब मदद करती है कंपनी की इमेज बूस्ट करने में। बस इसी के साथ हमारा मार्केटिंग भी समाप्त। अब बचता है बच्चों एक चैप्टर जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसको करते हैं अगली क्लास में, और बिजनेस स्टडीज समाप्त। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड keep smiling.